गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। परमाणु संरचना कैसी है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या परमाणु के बारे में अपना मत दिया, सिद्धांत दिया और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसमें पर्टिकुलर अपन बात करेंगे पहले एटॉमिक मॉडल की, परमाणु प्रतिरूप की, परमाणु मॉडल की। तो सबसे पहला परमाणु मॉडल परमाणु को समझाने के लिए जे थॉमसन ने 1898 में दिया था। जे थॉमसन के अनुसार बात करें तो परमाणु एक उदासीन गोले के समान है। एक उदासीन गोले के समान है जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश समान रूप से उपस्थित रहते हैं, अर्थात वह उदासीन है। इसमें गोला धनावेशित के रूप में माना जा सकता है और ऋणावेश की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि वो स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिकली रूप से बात करें तो ये उदासीन है और इस मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल की व्याख्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इसे तरबूज के समान भी कहा जा सकता है या तरबूज मॉडल भी अपन कह सकते हैं। तरबूज की बात करें तो तरबूज में पूरा जो तरबूज है वो एक धनावेश गोले, आवेशित गोले के समान है और उसमें उपस्थित बीज जो सीड्स हैं वो अव्यवस्थित रहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से उसमें वितरित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बीजों को ऋणावेश के समान माना जा सकता है। तो ये हो गया धनावेशित भाग या कण कह सकते हैं और ऋणावेशित भाग। तो इसके अपन प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल या तरबूज मॉडल के समान इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बेसिकली इसमें मोटे तौर पे क्वेश्चन आने के नाम पे है कि किस नाम से जाना जाता है और दूसरा इस परमाणु का आकार कितना है, व्यास कितना है। थॉमसन के अनुसार बात करें तो परमाणु का आकार है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। 10 × 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल इस परमाणु का डायामीटर है, साइज है। द साइज ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू द थॉमसन इज 10⁻10 मीटर। ये मॉडल सिर्फ हिस्ट्रिकल के रूप से था, आगे कई सिद्धांतों को ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने एक नया नाभिकीय प्रतिरूप दिया जिसको रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप या रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप कहा नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक स्वर्ण पट्टिका लेकर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर कुछ प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस लिए और उन प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि परमाणु कैसा होना चाहिए। रदरफोर्ड की बात करें तो उन्होंने सोने की पट्टिका ली, गोल्ड फॉइल ली और लगभग 100 mm मोटाई की, थिकनेस की एक गोल्ड पट्टिका ली और उस गोल्ड पट्टिका के चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई और प्लेट के आंतरिक सतह पर जिंक सल्फाइड का लेप किया। यह एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इससे कोई भी अगर तीव्र गति से टकराता है तो वहां प्रकाश उत्पन्न होता है, ब्राइटनेस आती है। इस पट्टिका के चारों ओर इस स्क्रीन को लगाया और इस पट्टिका के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, जो द्विधनावेशित हीलियम कण है वे अल्फा कणों के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात उन्होंने एक किरण सोर्स लिया, एक गन की सहायता से लेड बॉक्स के अंदर रेडियम धातु या अल्फा कण का सोर्स लिया, उस सोर्स से उन्होंने अल्फा कणों को इसके ऊपर तीव्र गति से बौछारित किया।
गोल्ड फॉइल के ऊपर बौछारित करने पर ये जो कण है इस गोल्ड फॉइल में से पार होकर स्क्रीन पर टकराए। ZnS की जो जिंक सल्फाइड लेपित स्क्रीन थी उस पर ऊपर टकराए। टकराने पर उन्होंने पाया कि जो कण है उस पट्टिका में से पार हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रयोग में एक तो किया अल्फा कणों की बौछार की, लगभग 20,000 अल्फा कण इसमें बौछारित की। दूसरा, जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा लिया, स्क्रीन ली, जिससे यह मालूम चले कि टकराने के पश्चात वो कण किस दिशा में कहां पर विक्षेपित हुआ है, डाइवर्ट हुआ है। अब इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने परीक्षण लिए, ऑब्जर्वेशन लिए। क्या कहा परीक्षण में? एक चीज की कि इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की, लगभग 20,000 कण का बम्बारमेंट किया इसके ऊपर। तो उन्होंने इसमें पाया कि 20,000 कणों में से एक या दो कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए तथा शेष कण पट्टिका में से सीधे गुजर गई। अधिकांश जो कण थे उस पट्टिका में से पार हो गए, लेकिन एक या दो कण ऐसा था जिनका डेविएशन या कह दें विक्षेपण कह दें, अपने मार्ग से विचलन कह दें, वो सर्वाधिक था, 180 डिग्री तक हो गया। इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक पाया कि भाई इसमें कुछ न कुछ ऐसा चीज है जो इतने धनावेशी तीव्र गति से कण को विक्षेपित कर रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने परिणाम लिए और परिणाम में यह पाया कि जो परमाणु हैं उस परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, जिसमें से अल्फा कण बिना विचलन के, बिना विचलन के गुजर गए। उसमें से अधिकांश कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए उसमें से पट्टिका में से पार हो गए। दूसरा कहा कि जो कण पट्टिका के केंद्र से टकराए, केंद्र से, केंद्र के कर लो, केंद्र के निकट से गुजरे, वे अपने मार्ग से विचलित हुए तथा जो केंद्र से टकराए वे पुनः 180 डिग्री पर विचलित हुए। अर्थात उन्होंने कहा कि ये गोला था कि जो अधिकांश कण थे अल्फा कण वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए इस पट्टिका में से पार हो गए। तो अधिकांश परमाणु का भाग जो है रिक्त था, लेकिन कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हुए। तो उन्होंने ये कहा कि जो कण उस केंद्र के निकट से निकला है वो विचलित हुआ। कारण ये था कि उन्होंने कहा कि जो केंद्र है उस केंद्र में उस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित है और वो धन आवेशित है। तो धन आवेश, अल्फा कण भी धन आवेशित है, धनावेश एक दूसरे के प्रतिकर्षण के कारण उसमें डेविएशन। और जो कण एग्जैक्ट उस केंद्र से टकराया तो टकराने के पश्चात वो 180 डिग्री पर
विचलित हुआ। इस आधार पे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भी जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो रिक्त है, और उस रिक्त भाग को उन्होंने आउटर न्यूक्लियर या बाह्य नाभिकीय भाग कहा, और दूसरे भाग को उन्होंने केंद्रीय भाग, या उन्होंने बाद में उसको न्यूक्लियस या नाभिक नाम दिया, और कहा कि नाभिक में संपूर्ण उस परमाणु का द्रव्यमान निहित है और वो धनावेशित है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार में तुलना में बहुत बहुत छोटा है। इनके रदरफोर्ड के अनुसार बात करें तो नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल है, और अपन ने परमाणु की बात की थी 10⁻10 मीटर। ये जो है वह परमाणु का आकार था, और 10⁻15 मीटर नाभिक का, तो परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत बहुत छोटा है। ऐसे बात करते हैं रदरफोर्ड के अनुसार, तो एक बड़े 1 मील के फुटबॉल ग्राउंड की बात करते हैं, और उसके मध्य में एक टेनिस की बॉल रखती जाए तो टेनिस की बॉल एक उस परमाणु के नाभिक को, केंद्र को बता रही है, वो धनावेशित है, और संपूर्ण उसकी जो परिधि है उस मैदान की, वह उस परमाणु को व्यक्त करती है। तो परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा है, काफी छोटा है, उसे व्यक्त किया जा सकता है, और इस आधार पे उन्होंने इस परमाणु प्रतिरूप को दिया।